तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और खुशी से हो गए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ, वो भी वो प्रश्नावली 1.3। इसके पहले सभी प्रश्नावलियों को सॉल्व करा दिया गया है। आप लोग जाकर अगर नहीं देखे होंगे, नोट्स नहीं तैयार किए होंगे, तो आपको बहुत सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मिल जाएगा। फिर फिजिक्स को अभी अपलोड कर दिया जाएगा। फिजिक्स मतलब वीडियो बना दिया गया है, उसको बस अपलोड करने की बारी है। और क्या बात है कि आज हम बस पढ़ेंगे मैथ का लेक्चर नंबर 1। इसके मैं दो नहीं 3 लेक्चर्स बनाऊंगा और उसको मैं बारीकी से सॉल्व कराऊंगा, यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसमें बता के। तो मैंने पहला लेक्चर इसलिए किया है क्योंकि इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है, हमें क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज, है ना। इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान बताया जाएगा, यानी कि सबसे निचली स्तर की ज्ञान बताई जाएंगी। इसमें आपको एक दो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, जो कि आपके बुक में एनसीईआरटी जो बुक है इसमें दिया गया है। उसमें होगा परिमेय का पुनरुद्धारण। आप लोग सभी रुक जाइए, आप लोग वीडियो को काटिए मत। मैं सोच रहा हूँ अब जैसे मैं टॉपिक का नाम लूंगा आप लोग वीडियो को जरूर एंड कर देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है जो टॉपिक में बोल रहा हूँ आप लोग बोलोगे ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक है, उससे समझ लेंगे तो आप अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर लेंगे। वही मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, तो प्लीज उसको स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा बस देख लीजिए वो क्या है। अपरिमेय संख्याओं का पुनरुद्धारण। पुनर्भ्रमण ये क्या है। तो सबसे पहले पुनर्भ्रमण का मतलब प्रारंभ, है ना। प्रारंभ संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते तथा वो क्या होते हैं, उनका मान अनावर्ती आता है, तथा उनका मान अनावर्ती होता है। वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अनावर्ती होता है, उन संख्याओं का मान क्या होता है, अनावर्ती होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान समझिए, जैसे कि अब अनावर्ती अभी बताएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 13, ये सब किसकी मान है, अपरिमेय संख्या का। कड़ी में 2/3 ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, तथा उनका मान अनावर्ती होता है। तब सबसे पहले जानते होंगे कि लिखा होगा आपके पास 0.1 0.1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 ऐसे लिखा जाता होगा। लिखा जाता है क्या, लिखा जाता है। ये कौन सी संख्या है, इन्हीं को कहते हैं अनावर्ती। जो संख्याएं जिनका मान क्या होता है, इनका मान अनावर्ती होता है, यानी आता रहता है, बढ़ता रहता है, ये घटने का नाम ही नहीं लेता है, यानी रुकने का क्या होता है, नाम ही नहीं लेता है। तो ये कौन सी संख्या होती है, अपनी अनावर्ती संख्या होती है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये कौन सी संख्या होती है, तो ये कौन सी संख्या होती है, अनावर्ती संख्या होता है, ईटी से। तो आपको इतना ही बताना था। तो आप आज सिद्ध करेंगे कि ये कौन सी संख्या, यानी करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5, ये संख्याएं जो हैं अपरिमेय क्यों हैं, इन्हें सिद्ध कैसे करते हैं। अगर आपसे हम बात करें करड़ी में 4, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, आप लोग को लगता है।
हमें नहीं, आप लोग को लगता है, क्योंकि कड़ी में 4 हमारा जो है संख्या वो अपरिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि अगर हम 4 का वर्गमूल निकाल लें 2, कड़ी में 2 × 2 आएगा जिसका वर्गमूल 2 होगा, जो कि 2 एक परिमेय संख्या है, आप सभी जानते हो। लेकिन हमें इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या पढ़ना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपरिमेय संख्याओं को सिर्फ सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। कि मान लीजिए दे देगा कि कड़ी में 2 को प्रूफ कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या करना है, 1, 2 और 3 को मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूं। इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट लग जाएगा और आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए -3 कड़ी में 3 - 5 दे दिया तो उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग मतलब लेक्चर नंबर 2 में आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको कड़ी में 2 और कड़ी में 3 संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, इन्हें सिद्ध कैसे करें इन्हें हम बता दे रहे हैं। तो चलिए आइए हमारे उस क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि कड़ी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सभी को मालूम है, अगर हम कोई भी मतलब सॉल्व करते हैं इबारती क्वेश्चन, तो हम करते हैं कि माना वह संख्या बराबर x, माना वो संख्या बराबर y, माना वो संख्या बराबर a। तो उसमें हम लोग क्या मानते हैं, एक चर पद मानते हैं, कोई एक चर पद मानते होंगे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि आपको कड़ी में 2 को मान के चलना है कि ये परिमेय संख्या है। समझ गया, यानी कि वो परिमेय संख्या है ही नहीं, आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, लेकिन आप उसको मान के चलिए कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या सभी लोग शर्त जानते हैं ना जी। परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक होता है और q ≠ 0, जहां q 0 के बराबर नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जानते होंगे तो श्योर है कि आप लोग सभी होंगे, मतलब बहुत खुश होंगे जानते होंगे। तो आपको 3-4 लाइन ऊपर का याद हमेशा रहना चाहिए। देखिए कैसे कि लिखना है हमें, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q ≠ 0, समझ गया, और p तथा q एक पूर्णांक है, जो कि आपको हमेशा कॉमन याद रहना चाहिए। और एक है जहां p और q का अभाज्य गुणनखंड एक है, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब कहोगे इतना सत्यनारायण भगवान की कथा लिखना आवश्यक है? तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते। सीधे आप लिखेंगे कि माना ये कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जहां p और जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और p और q का अभाज्य गुणनखंड 1 है, 1 के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। क्यों 1 है? तो आप सभी जानते हो कोई भी संख्या होता है, कोई भी पूर्ण संख्या होता है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि मान लो 5 क्या है, एक पूर्णांक है। 5 क्या है, एक पूर्णांक है। तो अगर हम 5 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? 5 का 1 × 5 होगा कि नहीं, उसका अभाज्य गुणनखंड 1 जरूर होगा। यानी कि इसी तरह p और q का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 1 होगा। तो हमने मान लिया कि p और q का मान क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 1 होगा, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। यहीं से आपको क्वेश्चन बदल जाएगा। अब देखो क्या, अतः क्या लिखेंगे हमें, अतः इसलिए p/q बराबर हमें क्या माना है, कड़ी में 2, यानी कि p/q। तो अब हम देखें तो यहाँ पर तिरछी गुणा हो जाएगा, मान लीजिए ये 1 है तो तिरछी गुणा हो जाएगा, यहाँ पे कैची गुणा, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी कड़ी में 2q हो जाएगा। अब देखो इस कड़ी को हमें हटाना है,
तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका गुणा करके हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर मतलब इसका वर्ग करके हटा दे रहे हैं और इसको छोड़ दे रहे हैं। नहीं, ये सब कभी गलती नहीं करना, क्योंकि अगर एक साइड का तुम मतलब वर्ग करोगे तो दोनों साइड का वर्ग करना पड़ेगा। तो कर्डी कभी भी हटाना हो तो दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो देखो p का स्क्वायर बराबर √3q का स्क्वायर, यहाँ देखो p का स्क्वायर बराबर अंडर, यहाँ पर जब गुणा किया मतलब वर्ग किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पर, अब अगला पेड़ बनाए, अतः p स्क्वायर कामा 2 p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। यहाँ पर आप देखें तो p स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है कि नहीं है, है बिल्कुल है, इसलिए p भी क्या है, 2 से विभाज्य है। अब 2p को विभाजित करेगा, भी बता रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट टाइम दीजिए हमें। यहाँ पर मैंने बोला कि बहुत गर्मी हो रहा है जी, थोड़ा सा रुक जाओ, मुंह पोंछ ले हम। अब देखो, अब बोला हमें कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो p स्क्वायर बराबर क्या है, 2q स्क्वायर। अगर हम बोले 4 बराबर 2 तो क्या 4 2 को विभाजित करेगा या नहीं, या विभाज्य होगा कि नहीं, 4 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। तो वहीं पे लिखा गया है, यानी 2p को विभाजित करेगा। यहाँ पर देखो p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 बराबर 2 की, तो हम कर सकते हैं ना, 4 2 से विभाज्य है, यहाँ पर कर सकते हैं ना, 4 2 से विभाज्य है। अब 4 2 से विभाज्य है, अतः 2 4 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, अतः 2 4 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ पर हमें 2 चीज कॉमन मिला, एक उलट पुलट के लिख रहे हैं, क्या कि 4 2 से विभाज्य है, और उसी बात को मैंने घुमा के लिख दिया कि 2 4 को विभाजित करेगा। 4 2 से विभाज्य है या 2 4 को विभाजित करेगा, बात क्या है, एक ही है। वही हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो हमें लिखा p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, और p 2 से विभाज्य है, अतः p 2p को विभाजित करेगा, 2p को विभाजित करेगा। अब यहाँ पर इसको मान लिया जाए समीकरण 1, इसको मान लेते हैं। अतः अब माना, सब में प्रोसेस यही रहेगा, अतः माना p बराबर जो यहाँ पर संख्या होगा उसी को मानना है, 2c। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो 3c, 5 रहेगा तो 5c। अतः माना p बराबर 2c, आपको ये मान लेना है ना। अब समीकरण 1 से, अब देखो p बराबर 2c हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास ये है और ये है, तो इसका जब हम करेंगे तो 2c का क्या होगा, स्क्वायर, और 2 इसका हो जाएगा 2q का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका करेंगे तो 4c स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, अगर हम चाहें तो इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए आप ऐसे साइन बनाकर हम लिख दे रहे हैं ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मैंने क्या किया, बस इसको पलट कर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ पर q स्क्वायर की बात किया जाए तो 4c स्क्वायर बटा 2 यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, यानी q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर। अब देखो अगर हम बात करें तो क्या आएगा, अतः फिर से यहाँ पे लिख देंगे, अतः q स्क्वायर 2 से विभाज्य है,
क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर, क्यू इसलिए क्यू 2 से विभाज्य है, अतः 2q को विभाजित करेगा, देखो कॉमन चीज यहाँ पर लिखा गया है। जब ऐसी बात करें तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, आपको स्वयं स्वतः हल कर लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है आवश्यक। अगर नहीं लिखे ये यहाँ पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको न लिखना चाहें, ये अगर कहोगे कि अगर जरूरी आवश्यक है तो नहीं, आपको सीधे ये लिखना है और ये लिखना है और मान लेना है ना, तभी भी सही हो जाएगा, है ना। और इसके बाद सब देखो, अब इसका हमने क्या किया, 2, 2 से क्या है विभाजित है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत। तो 2q से विभाजित है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर ट्विस्ट आ गया। हमने क्या ऊपर माना था कि p और q का अभाज्य गुणनखंड 1 है, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देखें तो p का अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है, यानी कि p 2 से कट जा रहा है और q भी क्या हो रहा है, 2 से कट जा रहा है। अतः देखो, यह यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखना अतः p और q का अभाज्य उभयनिष्ठ, यहाँ पर लिखना है अभाज्य, यहाँ पर उभयनिष्ठ लिख देना, अभाज्य उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 है। इसलिए विरोधाभास यानी कि विरोधाभास नियमानुसार कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमने माना है अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q का 2 है, जबकि यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी अब माना है हमने 1, जबकि यहाँ पर आ गया हमारा 2, जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। इसीलिए हमारा जो ये कथन था सत्य मतलब असत्य साबित हुआ, इसीलिए मैंने क्या लगाया, विरोधाभास। विरोधाभास यानी कि जो आप भास यानी कि जो आप कहते हैं, आप जो नियम है उसको जब कोई विरोध करता है, इसलिए विरोधाभास। विरोधाभास नियम के अनुसार करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको यहां से यहां तक लिखना होगा पेपर में, फिर आप अगर इतना अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखिए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से मालूम चलेगा ना कि कौन सी संख्या है क्या कट रही है, इसका अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो रहा है। और इसी पर अब हम √3 का सॉल्व कर ले रहे हैं कि अगर हमको सिद्ध कीजिए कि अब देखो यहाँ पर मैं क्या क्या चेंजिंग करूंगा जिससे सब हमारा काम हो जाएगा। कि अब देखो अब हमको √3 का चेंज करना है, तब देखो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब यहाँ से √3 लगा दूंगा। माना √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q एक पूर्णांक है और p तथा q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, और p बटा q बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सब जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बदल दिया और सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब यहाँ देखो p स्क्वायर किससे विभाज्य है, p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो p भी क्या है, 3 से विभाज्य है। इस अब 3 p को क्या करेगा, विभाजित करेगा, 3 क्या करेगा, p को विभाजित करेगा। अब देखो अब माना p बराबर 3c, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप कमेंट में बताइएगा जरूर।
मैंने कुछ नहीं किया, कॉमन चीज को मैं सब जगह अप्लाई हो जाएगा, ये इसको आप याद कर लोगे, सब जगह अप्लाई हो जाएगा। कड़ी में 5 भी सिद्ध कर सकते हैं, कड़ी में 7 भी सिद्ध कर सकते हैं, कड़ी में 11 भी सिद्ध कर सकते हैं, कड़ी में 17 भी सिद्ध कर सकते हैं, कड़ी में 13 भी सिद्ध कर सकते हैं, समझ गया, कड़ी में 19 भी सिद्ध कर सकते हैं। खाली ये याद कर लिए तो ये थोड़ा सा ऊपर का परिमेय संख्या जानते हो तो थोड़ा सा ऊपर याद करना पड़ेगा और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए माना 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2q² था यहाँ पर 3q² हो जाएगा, अब यहाँ पर 3 3 की 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब इसको पलट दिया जाएगा तो अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 3 3 3 के 9 अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो गया ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 3 3। अब देखो अब हमने क्या किया, हमने माना है कि P और Q का गुणनखंड, P और Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, 1 के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होगा। जबकि यहाँ पर देखो अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ पर देखो कि P का क्या आ जाएगा 3 आ गया और Q का भी क्या आ गया 3 आ गया। अतः P और Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसलिए विरोधाभास नियम अनुसार, जो कि हमारे सूचना अनुसार क्या है असत्य है, इसलिए विरोधाभास नियमानुसार √3 यानी कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गया। अब देखो अगर कड़ी में 5 सिद्ध करना होगा तो सभी जगह 5 लिख दो, कड़ी में 5 लिख दो, जहाँ 3 3 लिखा है वहां पे 5 लिख दो। कड़ी में 11 सिद्ध करना तो सभी जगह 11 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है और यहाँ पर सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपके प्रश्नावली को टच करेंगे कल 1.3 कल लेक्चर 2 में आपको 2-3 क्वेश्चन बताया जाएगा और उसके बाद आप सब सोल्व करें। उम्मीद करता हूँ आपको सब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा है वीडियो। तो ओके बाय, वेलकम टू यू।